जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 4 सितंबर। जी हाँ, आज डेट हो गई 4 सितंबर और इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जाता है। देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। बट उससे भी पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दें और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। तो 4 सितंबर को फ्रेंड्स मुख्य रूप से राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस और ल्यूकेमिया दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस और ल्यूकेमिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस को मनाने का उद्देश्य विलुप्त जीवों और उनके आवास के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वहीं अगर ल्यूकेमिया दिवस की बात की जाए तो यह दिवस ल्यूकेमिया के बारे में जागरूकता फैलाने एवं उनसे लड़ने के लिए मनाया जाता है। ल्यूकेमिया होता है क्या है फ्रेंड्स? बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो भी मैं आपको बता देती हूँ। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, यानी कि रक्त की जो कोशिका होती है उसमें कैंसर होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। जो अस्थि मज्जा में शुरू होता है, जहाँ रक्त कोशिकाएं बनती हैं। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो। तो ये तो हमने देख लिया ल्यूकेमिया के बारे में। ल्यूकेमिया क्या होता है? तो ल्यूकेमिया आप बता सकते हैं, ल्यूकेमिया रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर होता है। तो ये तो हमने देख लिया आज के दिवस के बारे में कि आज के दिवस कौन सा दिवस, आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे होम मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हम करेंगे निर्णय प्रक्रिया की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार क्विक रिविजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास से फ्रेंड्स हमने निर्णय प्रक्रिया की परिभाषा देखी थी कि जॉर्ज और टेरी ने निर्णय प्रक्रिया को क्या बताया। तो इन्होंने कहा, निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित दो में से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन है। GLS सेकल का भी हमने मत देखा कि ये निर्णय प्रक्रिया के बारे में क्या कहते हैं। निकेल एवं डार्सी के अनुसार हमने देखा निर्णय प्रक्रिया क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने विभिन्न विद्वानों के अनुसार देखी कि निर्णय प्रक्रिया होती क्या है। तो ये हमारा प्रीवियस क्लास है जो हमने स्टडी इवनिंग में कंप्लीट किया था। आई होप आपका एक बार प्रीवियस क्लास का कोई रिवीजन हो गया होगा। प्रीवियस क्लास में हमने निर्णय का अर्थ देखा था, निर्णय होता क्या है, और निर्णय प्रक्रिया की परिभाषाएँ देखी थी। अब देखेंगे निर्णय प्रक्रिया की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो स्टार्ट करते हैं। निर्णय प्रक्रिया की निम्न विशेषताएँ हैं। नंबर 1 है निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार निर्णय आपने ले लिया किसी काम को करने का, फिर आपको कभी कोई निर्णय, कभी डिसीजन नहीं लेना है। तो निर्णय क्या है? एक सतत चलने वाली यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति परिवार को जीवन भर निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे ही एक निर्णय लेने से लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है, दूसरा नवीन निर्णय स्वतः उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया पारिवारिक जीवन चक्र के साथ चलता रहता है। नंबर 2, निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है। इसे काफ़ी सोच समझ कर तर्क शक्ति का उपयोग कर कर लिया जाता है। विभिन्न विकल्पों के मध्य सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही क्या है? वास्तव में बुद्धिमानी का काम होता है। नंबर 3, निर्णय लेते समय गृहिणी प्रबंधक के समक्ष अनेक संभावित विकल्प होते हैं। उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है, यानी कि जो विकल्प सबसे अच्छा हो उसी विकल्प का चयन किया जाता है। नंबर 4, प्रबंधन में निर्णय प्रक्रिया पहला चरण है। ध्यान दीजिएगा, प्रबंधन में निर्णय प्रक्रिया क्या है? पहला चरण है। यह समस्त प्रबंधकीय कार्यों में विस्तृत है यानी बड़ा है और संस्था के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ती है। जॉन मैकडोनाल्ड के शब्दों में व्यावसायिक प्रबंधक पेशेवर निर्णय लेने वाला व्यक्ति है। नंबर 5, निर्णय स्वयं में एक लक्ष्य नहीं है वरन लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है। नंबर 6, निर्णय लेते समय बुद्धि, तर्क एवं विश्लेषण शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। अनुभव, परामर्श, सूचना, सामान्य ज्ञान, आपसी विचार विमर्श आदि के आधार पर निर्णय लिया जाता है। नंबर 7, निर्णय का कार्य प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाता है। जॉर्ज और टेरी के कथानुसार निर्णयन के अभाव से प्रबंधन के आधारभूत कार्यों का निष्पादन नहीं किया जा सकता। वैसे सेम चीज़ इंग्लिश में कहते हैं कि विदाउट डिसीजन द फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कुड नॉट टेक प्लेस। नंबर 8,
यह जरूरी नहीं है कि निर्णय सदैव धनात्मक ही हो, यानी कि जो आपने निर्णय लिया है जरूरी नहीं हो कि वो निर्णय हमेशा आपका सही ही हो। ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं, यानी कि निर्णय आपने जो लिया है वो गलत भी हो सकता है। किसी कार्य को नहीं करने के लिए भी निर्णय लेना पड़ता है। नंबर 9, निर्णय लेने की प्रत्येक प्रक्रिया में मूल्यांकन करना जरूरी है। इसका कारण इसमें 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ता है तथा बी, निर्णय के परिणाम का मूल्यांकन करके अपेक्षित परिणामों से उसकी तुलना की जाती है। नंबर 10 पॉइंट है, प्रबंधन के सभी कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय आदि में निर्णयन के महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 11, निर्णय में समय तत्व यानी कि टाइम फैक्टर का विशेष महत्व होता है। समय, परिस्थिति, कार्य के स्वरूप आदि में परिवर्तन आने पर निर्णय भी परिवर्तित हो जाता है। नंबर 12, निर्णय में दृढ़ता तत्व यानी कि फर्मिनेस महत्वपूर्ण होता है। एक बार जो निर्णय लिया जाता है उस पर अडिग रहना चाहिए, अन्यथा बार बार निर्णय बदलने से क्या होगा? समय, धन एवं शक्ति की तो बर्बादी होती ही है, कार्य संपादन में भी मुश्किलें आती हैं। नंबर 13, निर्णय में वचनबद्धता यानी कि कमिटमेंट होती है। क्यों? क्योंकि निर्णय लेने के उपरांत निर्णयकर्ता वचनबद्ध हो जाता है। निर्णय के अनुसार ही उसे समस्त नियोजन का कार्य करना पड़ता है तथा समस्त प्रबंधन क्रियाएं भी उसी के अनुरूप संपन्न की जाती है। नंबर 14, निर्णय का उद्देश्य होता है, यह किसी न किसी लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही लिए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई भी डिसीजन बिना आप किसी लक्ष्य के लोगे, आपका कोई ना कोई लक्ष्य होगा, कोई उद्देश्य होगा, उसी की पूर्ति के लिए आप क्या करोगे? निर्णय लोगे। नंबर 15 है, निर्णय में विवेकशील एवं बुद्धिमानी का होना अनिवार्य है। यह बौद्धिक क्रिया है, इसे व्यक्ति ही लेता है, मशीन या उपकरण नहीं। विभिन्न विकल्पों के मध्य सर्वोत्तम विकल्पों का चयन कोई आसान कार्य नहीं है जिसे हर कोई नहीं कर सकता है, बल्कि बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। नंबर 16, निर्णय से भिन्न है। यथार्थ में निर्णय लेने की प्रक्रिया है, जबकि निर्णय इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। नंबर 17 है, निर्णय प्रबंधक को कुशलता का मापदंड है। ध्यान दीजिएगा, निर्णय प्रबंधक की कुशलता का मापदंड है। एक प्रबंधक को योजना, क्षमता एवं कुशलता का माप उसके लिए गए निर्णय द्वारा किया जा सकता है। यदि निर्णय सही बैठते हैं तो कहा जा सकता है कि प्रबंधक योग्य एवं कुशल है। लेकिन जो भी निर्णय प्रबंधक ने लिया है, अगर वो निर्णय सही आता है तो ही कहा जा सकता है कि प्रबंधक जो है कुशल है, यानी कि अच्छा है, उसका निर्णय सही होगा। तो ये तो हमने देखी निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं। नेक्स्ट है हमारा निर्णय प्रक्रिया के मुख्य चरण, इंपॉर्टेंस स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। इसको भी हम देख लेते हैं। तो निर्णय प्रक्रिया एक जटिल एवं पेचीदा प्रक्रिया है। इसमें काफ़ी सूझबूझ की जरूरत होती है। इसका प्रारंभ किसी समस्या के ज्ञात करने से होता है तथा समस्या के समाधान का विशिष्ट तरीके का चयन करने पर अंत होता है। विभिन्न प्रबंधन विशेषज्ञों में विवेकपूर्ण निर्णय के विभिन्न चरणों का वर्णन किया जाता है। जैसे निर्णयन के विभिन्न चरणों का वर्णन किया है, जैसे जॉन ड्यूवी ने निर्णय प्रक्रिया के मुख्य 3 चरण बताए हैं। कौन कौन से? समस्या की पहचान करना, विकल्प की पहचान करना और कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। तो जॉन डीवी ने निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण बताए? 3 बताए हैं। कौन कौन सा? पहला समस्या की पहचान करना, दूसरा विकल्प की पहचान करें यानी कि समस्या क्या है, उसके अल्टरनेटिव्स विकल्प क्या है, और तीसरा सभी में से कौन सा सबसे सर्वोत्तम है, यानी कि 3-4 विकल्प हैं तो उनमें से सबसे सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है, यानी कि अल्टरनेटिव कौन सा है। तो ये जो है 3 चरण बताए हैं किसने? जॉन डीवी ने निर्णय प्रक्रिया के। इसी तरह प्रसिद्ध विद्वान एलन ने विवेकपूर्ण निर्णय के मुख्य चरण बताए हैं। कौन से? समस्या के प्रकट होने की अवस्था, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि समस्या होने वाली है तो उसकी जो है समस्या प्रकट होने की अवस्था। दूसरा, तथ्यों को खोजना। तीसरा है वास्तविक समस्या को पहचानना। नंबर 4, विकल्प की खोज। नंबर 5, उत्तम दल का चुनाव। और नंबर 6 है क्रिया की विधि का निर्धारण करना। तो ये 6 मुख्य चरण बताए हैं कौन? प्रसिद्ध विद्वान एलन ने, जो हमारे वैज्ञानिक हैं। फिर हम देखते हैं ग्रास एवं कैंडल ने निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख 5 चरण बताए हैं।
नंबर 1 है निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना, यानी कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम टू बी डिसाइडेड। नंबर 2 वैकल्पिक समाधान ढूंढना, यानी कि सीकिंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन। नंबर 3 विकल्पों के संबंध में चिंतन करना, यानी थिंकिंग थ्रू अल्टरनेटिव्स। नंबर 4 एक विकल्प का चयन करना, अर्थात सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। नंबर 5 निर्णय के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना, अर्थात एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डिसीजन। तो ये जो है चरण बताए हैं किन्होंने, ग्रास एवं कैंडल ने। अब देखते हैं अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से निर्णय प्रक्रिया को निम्न चरणों में बांटा गया है। निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण आप देख सकते हैं। पहला है निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना है। ये कौन सा है जो हमने देखा, यानी कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम टू बी डिसाइडेड। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम चरण समस्या की पहचान कर उसे परिभाषित करना है। हालांकि यह सुझाव प्रथम दृष्टि से बेतुका व बकवास प्रतीत होता है, परंतु यह सही है कि जब समस्या ही परिभाषित नहीं है तो समाधान कैसा, यानी कि जब आपको पता ही नहीं कि समस्या क्या है तो उसका आप क्या सलूशन निकालेंगे, क्या समाधान करेंगे। यह तो ठीक उसी प्रकार है जैसे एक कैंसर कि रोगी को टीबी ठीक होने की दवा दी जा रही है, यानी कि बीमारी कैंसर की है और दवा किसकी दी जा रही है, टीबी की। जैसे चिकित्सक का पहला काम रोग का पता लगाना है, फिर इलाज करना है, इसी तरह प्रबंधक का पहला काम समस्या का पता करना है। पारिवारिक जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, प्रत्येक समस्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। इनमें से महत्वपूर्ण समस्या जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है उसकी पहचान कर उसे परिभाषित करना जरूरी है। प्रबंध के क्षेत्र में कई समस्याएं ऐसी भी हैं जो विशेष रूप से प्रकट नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में अपर्याप्त सूचना के आधार पर ही क्या किया जाता है, निर्णय करने पड़ते हैं। अतः निर्णयकर्ता प्रबंधक गृहिणी को ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी सूचना पर्याप्त है और कौन सी अपर्याप्त एवं भ्रामक, यानी कि भ्रम पैदा करने वाली। यदि अपर्याप्त सूचना संबंधित निर्णय लिया गया तो कितना नुकसान होगा। समस्या की पहचान हो जाने के बाद इसे परिभाषित करना जरूरी है। समस्या का स्पष्ट चित्र निर्णयकर्ता के दिमाग यानी कि मस्तिष्क में होना चाहिए। कई बार निर्णयकर्ता समस्या पर पूरी तरह से गौर नहीं करता और जल्दीबाजी में निर्णय ले लेता है। इससे असफलता मिलती है, साथ ही समय, शक्ति एवं धन व्यय होता है। अतः निर्णय लेने से पूर्व प्रबंधक, मुखिया, गृहिणी को समस्या पर खूब विचार कर लेना चाहिए। प्रथम विचार को अंतिम विचार नहीं मानना चाहिए, बल्कि समस्या को खुले मन से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। समस्या की पहचान दो विधियों से की जा सकती है। पहला है यह मानकर चलना कि कोई परिवर्तन नहीं करना है, और फिर स्वयं से यह प्रश्न पूछना कि यदि समस्या के समाधान हेतु तो कोई कदम न उठाए जाए तो क्या परिणाम होंगे। नंबर 2 पिछली घटनाओं पर गौर किया जाना चाहिए था कि उसमें ऐसी क्या समस्या नहीं, फ्रेंड ध्यान दीजिए, उसमें ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसके कारण असफलता प्राप्त हुई। जब समस्या की पहचान हो जाए तब इसे परिभाषित किया जाना चाहिए। दूसरा है समस्या का विश्लेषण करना, यानी कि एनालिसिस द प्रॉब्लम। समस्या के सही रूप को समझ लेने व परिभाषित करने के पश्चात इसका विश्लेषण करना भी जरूरी है। जटिल समस्या के समाधान है तो निम्न बातों पर गौर किया जाना चाहिए, यानी कि जो आपको पॉइंट्स दिए हैं इन पे ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से, नंबर 1 निर्णय कौन करेगा, यानी कि हु विल डिसाइड। नंबर 2 निर्णय लेने के लिए किन किन व्यक्तियों से संपर्क करना होगा एवं सहमति लेनी होगी। नंबर 3 कौन कौन सी सूचनाएं एकत्रित करनी है, यानी कि व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड टू बी कलेक्टेड। नंबर 4 निर्णय की सूचना किन किन को दी जानी चाहिए, यानी कि whom should be informed। ऐसा करने हेतु निम्न 4 घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 निर्णय की भविष्यत, यानी कि फ्यूचरिटी ऑफ डिसीजन। इसका तात्पर्य उस समय विस्तार से, ध्यान दीजिएगा, इसका तात्पर्य उस समय विस्तार से है जिसके लिए निर्णय संगठन को निर्णित कार्यवाही से बांधता है। नंबर 2 निर्णय का प्रभाव क्षेत्र, यानी कि स्कोप ऑफ इट्स इम्पैक्ट। नंबर 3 गुणात्मक विचारों की संख्या, अर्थात क्वालिटिव कंसिडरेशन। नंबर 4 निर्णय की बारंबारता, यानी कि पेरियोडिसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीजन। अतः समस्या के विश्लेषण के लिए उपरोक्त सभी तथ्यों को एकत्रित करना
जरूरी है। इससे समय, शक्ति एवं धन की बचत होती है। सही समय पर उचित निर्णय लेने के लिए सफलता की आशा बढ़ जाती है। तो ये हमने देखा। नंबर 2 क्या, समस्या का विश्लेषण करना। नंबर 3 है फ्रेंड्स हमारा क्या, वैकल्पिक समाधान ढूंढना। इसको हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो क्लास आपकी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने क्या किया, तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने किया निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख चरण हमने देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। कहीं किसी वर्ड, किसी सेंटेंस में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी। और हाँ, आपसे एक बात और बोलनी थी कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पूरा बुक में आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि अगर एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताने लगी, एक्सप्लेन करने लगी, तो आपको समस्या हो सकती है। यानी कि हमारा जो ये बुक है वो बहुत डिले हो सकता है, बहुत लेट हमारा ये बुक हम कंप्लीट करेंगे। इसीलिए जो है, अगर आपको कहीं पे भी किसी वर्ड में डाउट मिलता है, ऐसा कोई वर्ड, कोई ऐसा सेंटेंस है जो समझ में नहीं आता, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी। इसीलिए वर्ड टू वर्ड चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।